हेलो दोस्तों, तो आज हम देखेंगे 12th फिजिक्स के मोस्ट वेविया ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपके बोर्ड एग्जाम में आने की काफ़ी ज़्यादा संभावना है। देखिए, इसमें जितना भी हम क्वेश्चन दिए सभी क्वेश्चन यहाँ पे सिलेक्टिव क्वेश्चन है, यानी आपके बोर्ड एग्जाम के दृष्टि से ये सब जितना भी क्वेश्चन दिए हैं ये सभी क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। सो आप लोग क्या कीजिए, जितना भी हम क्वेश्चन बताएंगे सभी क्वेश्चन को अच्छे से याद करते हुए चलिए, और यहाँ पे जितना हम क्वेश्चन बताएंगे सभी क्वेश्चन को यहाँ पे फुल डिटेल्स में आपको बताएंगे कि तो उसका आंसर ये कैसे आया। इसलिए क्या होगा, जिस तरह अगर आप लोग डिटेल्स में पढ़ते हैं तो उसका आंसर आप लोगों को आसानी से याद रहता है। तो आइए यहाँ पे हम फर्स्ट क्वेश्चन से देखते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है कि आवेश के पृष्ठ घनत्व का मात्रक होता है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, सरफेस चार्ज डेंसिटी पूछा है। तो सरफेस, जैसे कि यहाँ पे मालूम है कि यहाँ पे द ऐसे यूनिट ऑफ सरफेस चार्ज डेंसिटी, तो उससे पहले देखिए कि ये सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होता है। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी को हम यहाँ पे सिग्मा से डिनोट करते हैं, और ये यहाँ पे क्या होता है, तो चार्ज पर यूनिट एरिया को हम क्या कहते हैं, यहाँ पे सरफेस चार्ज डेंसिटी यानी आवेश के पृष्ठ घनत्व कहते हैं। क्या कहते हैं, यानी चार्ज। कोई भी हम एरिया ले लिए, मान लीजिए ये एरिया है, इस एरिया में कितना चार्ज है ये, इसको हम यहाँ पे क्या कहते हैं, तो आवेश पर यूनिट एरिया कहते हैं, और उसको हम यहाँ पे आवेश के पृष्ठ घनत्व का मात्रक कहते हैं। अब बात करते हैं इसकी यूनिट की, तो यहाँ पे क्या आ गया, क्यू अपन एरिया आ गया ना, यानी चार्ज अपन एरिया। क्यू का यहाँ पे कूलम होता है, एरिया क्या होता है, मीटर स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या आ गया, कूलम पर मीटर स्क्वायर। तो अब देखिए कूलम पर मीटर स्क्वायर किस ऑप्शन में है, तो यहाँ पे ऑप्शन ए में है। तो फर्स्ट का राइट आंसर ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अब ये बात करते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की, जिसमें है किसी वस्तु को, जब किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है तो उसका यहाँ पे द्रव्यमान क्या होता है। व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज चार्ज देन इट्स मास विल बी, जब कोई वस्तु के यहाँ पे हम चार्ज करते हैं तब उसके मास में क्या चेंजेज आता है, उसका जो द्रव्यमान होता है क्या वो चेंज होता है या चेंज नहीं होता है, ये सब आपको बताना है। तो देखिए यहाँ पे बात क्या है, मास की ना। तो जब कोई वस्तु को यहाँ पे हम चार्ज करने का क्या मतलब हो गया कि यहाँ पे चार्ज कितने तरीकों से हम कर सकते हैं, तो दो तरीकों से। एक तो कोई वस्तु को यहाँ पे पॉजिटिवली चार्ज कर सकते हैं, दूसरा यहाँ पे कोई वस्तु को हम नेगेटिवली चार्ज कर सकते हैं। अब मान लीजिए कि कोई वस्तु है, अब इस वस्तु को हम कब कहेंगे कि क्या है, ये पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स है, ये नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स है। तो जब कोई वस्तु में इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी हो तो उसको हम यहाँ पे क्या कहते हैं, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स कहते हैं, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की इफिशियंसी हो तब उसको हम नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल कहते हैं। इसका मतलब ये हो गया कि उस वस्तु के पास यदि इलेक्ट्रॉन की मात्रा अत्यधिक हो तो वहाँ पे क्या है, वो यहाँ पे निगेटिवली चार्ज है, और उसमें इलेक्ट्रॉन की मात्रा कम हो तो वहाँ पे क्या है, वो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है। तो देखिए अब जब इलेक्ट्रॉन क्या है निगेटिवली चार्ज होगा तब उसका मास क्या होगा, ज़्यादा हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इसमें क्या है, इलेक्ट्रॉन की संख्या ज़्यादा है, तो इसका क्या हो जाएगा, यहाँ पे इसका मास ज़्यादा हो जाएगा, और जो वस्तु यहाँ पे पॉजिटिवली चार्ज होगा उसका मास कम हो जाएगा। क्यों, क्योंकि उससे इलेक्ट्रॉन क्या हुआ है, निकल गया है। जब कोई वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकल जाता है तो वो क्या हो जाता है, यहाँ पे पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल हो जाता है। तो इससे इलेक्ट्रॉन निकल गया है तो इसका क्या होगा, यहाँ पे मास कम हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ पे क्या हो गया कि जब किसी वस्तु को आवेशित करेंगे तो उसका द्रव्यमान क्या होगा, बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है। बढ़ता किस यहाँ पे कंडीशन में है, जब वो क्या होगा, यहाँ पे निगेटिवली चार्ज होगा, और घटता किस में है, तो जब वो पॉजिटिवली चार्ज रहता है। तो दो का राइट आंसर ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा, बढ़ या घट सकता है। अब आइए बात करते हैं यहाँ पे थर्ड नंबर क्वेश्चन की, किसी चालक खोखले गोले के केंद्र पर आवेश क्यों है। चालक पर नेट आवेश शून्य है तो चालक की बाहरी सतह पर आवेश होगा। अब को यहाँ पे क्या है, खोखला गोला है, इसके केंद्र पे ये सेंटर पे आवेश क्या है, क्यू है। अब पूछा है कि इसका जो नेट आवेश हो क्या है, यहाँ पे 0 है। तो अब इसका जो बाहरी सतह है, बाहर वाला जो फेस है, इस पे कितना चार्ज होगा, तो इस पे टोटल चार्ज कितना हो जाएगा, तो इसका आंसर ऑप्शन बी से हो जाएगा, क्यू चार्जिंग होगा। अब ये बात करते हैं यहाँ पे हम फोर्थ नंबर क्वेश्चन की, इसमें है यदि 1000 बूंदे समान आकार के हैं जिसमें प्रत्येक की धारिता 5 माइक्रोफेराड है, एक बड़ी बूंद बनाती है, तो बड़ी बूंद की धारिता क्या होगी। अब इस क्वेश्चन को समझिए, क्या बोल रहा है कि हमारे पास क्या है, 1000 यहाँ पे 5 माइक्रोफेराड की धारिता यानी कैपेसिटर की बूंदे हैं। अब इस 1000 को मिल के हमें क्या बनाना है, एक बहुत बड़ा यहाँ पे कैपेसिटर बनाना है। तो अब उसकी धारिता क्या होगी, वो हमें निकाल के बताइए। तो देखिए इसका यहाँ पे सिंपल सा फॉर्मूला है। अगर मान लीजिए कि जो बड़ी धारिता हम बनाएंगे उसका रेडियस मान लेते हैं आर, और जो यहाँ पे छोटी धारिता जिसका यहाँ पे क्या है 5 माइक्रोफेराड कैपेसिटेंस है, उसको हम यहाँ पे स्मॉल आर मान लिए। और यहाँ पे देखिए क्या है इसमें, तो बूंद क्या होती है यहाँ पे, तो स्फेरिकल होती है यानी गोलाकार होती है। तो गोला के यहाँ पे क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यू होता है। अब ये 4/3 पाई आर क्यू, ये क्या हो जाएगा यहाँ पे 1000 गुने यहाँ पे क्या हो जाएगा 4/3
पाई RQ हो जाएगा। अभी 1000 क्यों? क्योंकि 1000 को मिलकर हम क्या बना रहे हैं यहाँ पे, बड़ी बूंद न बना रहे हैं। तो 1000 गुने जो छोटी बूंद की धारिता थे उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तब ना 1000 जो वो बना उसका यहाँ पे बड़ा बूंद बनेगा। तो ये 4/3 से 4/3 पाए कैंसिल हो जाएगा। तो बचेगा क्या यहाँ पे, कैपिटल RQ बराबर यहाँ पे क्या बचेगा, 1000 इंटू यहाँ पे स्मॉल RQ। अब यहाँ से अगर R निकालिएगा तो क्या हो जाएगा, ये यहाँ पे बचेगा 10 और ये क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये बचेगा यहाँ पे RQ है तो ये बचेगा यहाँ पे R इंटू ये √R बचेगा। RQ है तो ये R बचेगा, यानी 10R बचेगा। अब R का वैल्यू यहाँ पे क्या 5 माइक्रोफेराड है, तो 10 गुने 5 क्या हो जाएगा 50। किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन ए में है। तो यहाँ पे 4 का राइट आंसर ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अब ये बात करते हैं यहाँ पे हम यहाँ पे 5 नंबर क्वेश्चन के। 5 में है ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पे काम करता है। ऑप्टिकल फाइबर इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, तो ये किस सिद्धांत पे काम करता है, तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के सिद्धांत पे काम करता है, यानी पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पे काम करता है। अब पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए कुछ कंडीशन है। एक है कि यहाँ पे जो लाइट आना चाहिए वो सघन माध्यम से विरल माध्यम में आना चाहिए। उसके बाद जो क्रिटिकल एंगल होना चाहिए वो इंसिडेंस एंगल से ज्यादा होना, यानी इंसिडेंस एंगल से ज्यादा होना चाहिए, तब वहाँ पे क्या होता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। इस तरह के 2 कंडीशन है। तो ये किस पे काम करता है, तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन पे काम करता है। तो अब आइए यहाँ पे हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे 6 नंबर क्वेश्चन है ना, कि प्रकाश तरंगों की प्रकृति कैसी होती है। अब देखिए प्रकाश तरंगों की, ये क्या है, हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। प्रकाश की अगर बात करें तो ये क्या होती है, एक वेव होती है। और एक तरह से बात करें तो ये क्या होती है, पार्टिकल्स ऑफ फोटोन्स भी होते हैं। यानी ये क्या आता है, डुअल नेचर ऑफ मैटर दर्शाता है। प्रकाश जो होता है ये इसके 2 प्रकार की प्रकृति होती है, एक तो ये वेव भी दर्शाता है और दूसरा यहाँ पे कण भी, पार्टिकल्स भी दर्शाता है। तो अब यहाँ पे पूछा है नेचर ऑफ लाइट वेव, तो लाइट वेव किस तरह का होता है, यहाँ पे अनुप्रस्थ होता है, क्या होता है, ट्रांसवर्स होता है। और इसका डायरेक्शन यदि पूछ दे तो ये मान लेते हैं ये क्या है, 3 डायमेंशन है। अब मान लीजिए कि एक वेव इस तरह से चल रहा है और दूसरा वेव होता है क्या, इस तरह से चलता है। तो वेव के डायरेक्शन क्या होता है, तो ये होता है यहाँ पे एक्स की ओर। अगर ये मान लेते हैं यहाँ पे क्या है, प्रकाश तरंगों की प्रकृति ना, तो प्रकाश तरंगों की प्रकृति क्या होती है, यहाँ पे ट्रांसवर्स होती है। देख लीजिए क्या यहाँ पे हो गया, ट्रांसवर्स हो गया। अब आइए बात करते हैं यहाँ पे हम 7 नंबर क्वेश्चन की, इंद्रधनुष बनने का कारण क्या है। इंद्रधनुष बनने का कारण क्या है, आप लोग देखते होंगे कि जब बारिश होती है तो बारिश के बाद यहाँ पे क्या होता है, आसमान में इंद्रधनुष बन जाता है। तो इंद्रधनुष बनने का कारण क्या है, तो बताइए विचलन, वर्ण विक्षेपण, दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इंद्रधनुष बनने का कारण क्या है, वर्ण विक्षेपण यानी स्कैटरिंग ऑफ लाइट है। स्कैटरिंग ऑफ लाइट करने का मतलब क्या हो गया कि जो अब यहाँ पे बादल और वर्षा की जो बूंदे होती हैं वो क्या होती है, यहाँ पे छोटी छोटी होती है, और जब इस पे सूर्य का जो प्रकाश पड़ता है तब क्या होता है, यहाँ पे इसके प्रकाश ये प्रकिरणित हो जाती है। प्रकिरणित होने के कारण क्या होता है, इसमें से 7 ये व्हाइट लाइट रहता है, यानी क्या कि व्हाइट कलर जो रहता है वो यहाँ पे 7 रंगों में विभक्त हो जाता है, जिससे हमारे यहाँ पे क्या दिखता है, इंद्रधनुष दिखता है। तो किसके कारण, तो वर्ण विक्षेपण के कारण ही नहीं, यानी स्कैटरिंग ऑफ लाइट के कारण। तो इंद्रधनुष किसके कारण बनता है, तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट यानी वर्ण विक्षेपण के कारण बनता है। अब ये बात करते हैं यहाँ पे हम 8 नंबर क्वेश्चन की। तो इसमें निकट दृष्टि के उपचार, यहाँ पे निकट दृष्टि दोष के उपचार के लिए कौन सा लेंस प्रयुक्त होता है। जब मान लीजिए कि कोई यहाँ पे क्या है, मनुष्य है, उसको मायोपिया हो गया, यानी क्या है कि निकट दृष्टि दोष हो गया है, तब उसको हम यहाँ पे किस लेंस से उपचार करेंगे। तो देखिए सबसे पहले ये जानना है कि आपको निकट दृष्टि दोष क्या होता है। तो निकट दृष्टि दोष में क्या होता है कि दूर की वस्तु साफ साफ दिखाई यहाँ पे नहीं देती है, लेकिन जो निकट की वस्तु होती है वो साफ साफ दिखाई देती है। तो दूर की वस्तु नहीं दिखाई देती है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे अवतल लेंस का उपयोग करते हैं, यानी कॉनकेव लेंस का उपयोग करते हैं। तो 8 का राइट आंसर ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे एग्जाम बहुत करीब है, इसलिए हम यहाँ पे कुछ ज्यादा फास्ट में पढ़ा रहे हैं। आप लोग क्या कीजिए, सभी क्वेश्चन को आराम से यहाँ पे देखते हुए याद करते हुए चलिए। अब आइए बात करते हैं यहाँ पे 9 नंबर क्वेश्चन की। तो इसमें क्या है कि जब प्रकाश का अपवर्तन होता है तो कौन सा मात्रक नहीं बदलता है। अब मान लीजिए कि यहाँ पे क्या है, प्रकाश है, लाइट है, अब वो क्या होता है, रिफ्रैक्टेड होता है, तो उस समय उसका जो यहाँ पे कौन सा नेचर है वो यहाँ पे चेंज नहीं होता है, वेवलेंथ चेंज नहीं होता, चाल होता है, फ्रीक्वेंसी या आयाम। तो देखिए उसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है, आवृत्ति जो होती है वो प्रकाश की चेंज नहीं होती है। बाकी बात ये तरंग दैर्ध्य भी चेंज होता है, चाल भी चेंज होता है। चाल का मतलब क्या हो गया, स्पीड हो गया। जिस तरह से आपको मालूम होगा कि प्रकाश की जो चाल होती है वो निर्वात में क्या होती है, सबसे ज्यादा होती है। प्रकाश की चाल निर्वात में क्या होती है, 3 दशमलव यहाँ पे 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। प्रकाश की चाल निर्वात में सबसे ज्यादा, फिर उसके बाद जल में होता है, इस तरह से सभी में यहाँ पे होता है।
अब यहाँ पे क्या है तरंग दैर्ध्य, तो तरंग दैर्ध्य के कारण क्या होता है प्रकाश के यहाँ पे कलर जो आता है जैसे रेड हो गया, ब्लैक हो गया, व्हाइट हो गया, इस सब किसके कारण आता है तो प्रकाश में वो यानी तरंग यहाँ पे क्या है तरंग दैर्ध्य में चेंज का कारण, यानी वेवलेंथ में क्या होता है डिफरेंसेस के कारण क्या होता है यहाँ पे कलर बनता है। तो यहाँ पे ये भी चेंज होता है, चाल भी चेंज होता है, आवृत्ति यहाँ पे क्या होती है चेंज नहीं होते। तो 9 का राइट आंसर ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अब आइए बात करते हैं यहाँ पे 10 नंबर क्वेश्चन की, इसमें है मनुष्य की आंख के रेटिना पर यहाँ पे किसी वस्तु का बना प्रतिबिंब होता है। क्या हुआ कि देयर इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन द रेटिना ऑफ ह्यूमन आइज, यानी क्या कि मानव के आंख पर जब कोई वस्तु का प्रतिबिंब बनता है तो वो किस प्रकार का बनता है, काल्पनिक और सीधा बनता है। अब यहाँ पे क्या है वास्तविक और उल्टा बनता है, वास्तविक और सीधा बनता है या काल्पनिक और उल्टा बनता है, तो किस तरह से बनता है वो बताइए। तो मानव के जो आंख पर किसी वस्तु का जो प्रतिबिंब बनता है वो क्या बनता है यहाँ पे, तो वो यहाँ पे बनता है वास्तविक और उल्टा बनता है, यानी रियल और इन्वर्टेड बनता है। तो यहाँ पे 10 का राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा, वास्तविक और उल्टा बनता है। अब ये बात करते हैं यहाँ पे 11 नंबर क्वेश्चन की, इसमें क्या है कि 1 किलो वाट आवर किसके बराबर होता है। 1 किलो वाट आवर किसके बराबर होता है, तो उससे पहले जान लीजिए कि 1 किलो वाट आवर किसका यूनिट है, तो ऊर्जा का यूनिट है, यानी इससे हम किसको मापते हैं तो यहाँ पे एनर्जी को मापते हैं। और ये किसके बराबर होता है तो क्या है 1 किलो वाट। 1 किलो वाट मतलब क्या हो गया कि 1000 यहाँ पे वाट हो गया, 1 किलो वाट मतलब क्या 1000 हो गया। और यहाँ पे क्या आवर यानी घंटा है, तो 1 घंटा में 36 सेकंड। अब इसको हम 36 से मल्टीप्लाई कर देंगे क्या हो जाएगा 3.6 गुने 10 टू द पावर यहाँ पे 6 यहाँ पे जूल आ जाएगा। तो अब यहाँ पे कौन सा ऑप्शन में, तो 11 का ऑप्शन ए है जो कि यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। तो 11 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो गया। अब आइए बात करते हैं यहाँ पे हम 12 नंबर क्वेश्चन की, तो इसमें शक्ति की इकाई क्या है, यानी जो पावर होता है उसकी ऐसा यूनिट क्या होती है। तो पावर को यहाँ पे हम किस में मापते हैं, तो यहाँ पे अगर पूछे कि प्रकाश में, जब यहाँ पे अगर प्रकाश में पूछे तो उस समय यहाँ पे लेंस की जो पावर होती है वो क्या होती है वो डायोप्टर में मापा जाता है। लेकिन यहाँ पे क्या है शक्ति है, तो शक्ति की ऐसे यूनिट क्या होती है, तो यहाँ पे आइए इसको हम देखते हैं। सबसे पहले ये समझिए कि शक्ति क्या होती है। तो शक्ति हम किसे कहते हैं, तो कार्य करने की दर को हम क्या कहते हैं, यहाँ पे कार्य करने की दर को हम शक्ति कहते हैं। कार्य करने की दर को क्या कहते हैं, शक्ति कहते हैं। यानी क्या कि वर्क अपॉन टाइम, यानी जो हम कार्य कर रहे हैं, और यहाँ पे क्या है दर, यानी वर्क अपॉन टाइम को हम क्या कहते हैं, शक्ति कहते हैं। तो वर्क का क्या होता है यहाँ पे जूल होता है, और टाइम का क्या होता है सेकेंड होता है। तो जूल पर सेकेंड मतलब क्या हो गया शक्ति हो गया। तो यही क्या हो गया इसका यूनिट हो गया, जो कि ऑप्शन क्या है यहाँ पे ऑप्शन बी में। तो 12 का राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अब ये बात करते हैं यहाँ पे हम नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 13 नंबर की, इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसकी इकाई है। अब इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसकी इकाई है, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट से हम किसको मापते हैं, तो ऊर्जा को मापते हैं। तो देखिए ऊर्जा किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन डी में है। तो 13 का राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अब बात करते हैं 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर कितना होता है, तो 1.6 गुने 10 टू द पावर यहाँ पे -19 जूल होता है। कितना होता है, तो इतना जूल एनर्जी होता है किसमें, तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। और किसको मापते हैं, तो ऊर्जा को मापते हैं। अब यहाँ पे 14 में क्या है कि लेंज का नियम किस संरक्षण से आधारित है, तो उसका राइट आंसर ऑप्शन सी बिल्कुल सही जाएगा, ऊर्जा संरक्षण नियम से आधारित है। अब ये 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, इसमें है कि मुक्त आकाश का परावैद्युता का मान होता है, यानी एप्सिलॉन नॉट पढ़े होंगे, इसका वैल्यू कितना होगा। तो एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू क्या होता है, तो 8.85 गुने 10 टू द पावर -12 फेराड मीटर होता है, फेराड पर मीटर होता है। तो 15 का राइट आंसर ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अब ये बात करते हैं यहाँ पे हम 16 नंबर क्वेश्चन की, इसमें क्या है कि 50 माइक्रोफेराड धारिता वाला एक संधारित्र 10 वोल्ट तक आवेशित किया जाता है, यानी 10 वोल्ट विभव तक आवेशित किया जाता है। तो संधारित्र की ऊर्जा क्या होगी, एनर्जी क्या हो जाएगी। तो यहाँ पे कैपेसिटर उसका 50 माइक्रोफेराड क्या है यहाँ पे कैपेसिटेंस है, और उसका यहाँ पे चार्ज कब तक किया जाता है 10 वोल्ट तक। अब इसमें एनर्जी कितना होगा, तो एनर्जी बराबर क्या होता है हमारा हाफ CV² होता है, हाफ CV²। अब सी की जगह पे यहाँ पे 50 और बी की जगह पे 10 रख देंगे, तब वहां से हमारा क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। लेकिन उससे पहले इसको क्या बदलना होगा, माइक्रोफेराड है तो इसको फेराड में बदलना होगा। अब फेराड में किस तरह से बदलते हैं, तो ये 50 हो गया गुने यहाँ पे क्या हो जाएगा 100 और यहाँ पे 10 टू द पावर -6, तब ये किस में आएगा, तो ये फेराड हो गया, तो यहाँ से आंसर जूल में आ जाएगा। तो देखिए ये 100 है तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे 4 बचेगा, ये 4 बचेगा, और यहाँ पे क्या है एक 3 बचेगा। तो 5 गुने 10 टू द पावर -3 जूल होगा, जो कि किस ऑप्शन में है, तो देखिए ऑप्शन यहाँ पे 5 गुने यहाँ पे ये देखिए यहाँ पे क्या था 50 था, और ये क्या था यहाँ पे 100, और ये क्या है यहाँ पे 10 टू द पावर -6। तो यहाँ पे इसका जो क्या हो जाएगा 16 का राइट आंसर ऑप्शन यहाँ पे बी बिल्कुल सही हो जाएगा, 2.5 गुने 10 टू द पावर -3 जूल। और यहाँ पे क्या था 1/2 था,
सॉरी यहाँ पे 1/2 था, तो एक यहाँ पे 5 बचा, तो 5 को यहाँ से हम डिवाइड करें तो क्या हो जाएगा 2.5 ही ना होगा। तो अब इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अब ये बात करते हैं यहाँ पे हम 17 नंबर क्वेश्चन की। वान डी ग्राफ जनरेटर एक मशीन है जिसके द्वारा उत्पन्न होता है। अब क्या है कि वान डी ग्राफ जनरेटर मशीन आप लोग पढ़े होंगे, उसके द्वारा क्या उत्पन्न किया जाता है, तो इसके द्वारा हाई वोल्टेज उत्पन्न किया जाता है। हाई वोल्टेज, लेकिन इसका करंट क्या होता है, लो होता है। तो यहाँ पे उच्च वोल्टता यहाँ पे उत्पादन की जाती है। तो ये इसका राइट आंसर हो गया। अब ये बात करते हैं यहाँ पे 18 नंबर क्वेश्चन की। 5 प्रतिरोध के एक तार को जिसका विभवांतर यहाँ पे 7 वोल्ट है, 20 मिनट तक प्रवाहित धारा यहाँ पे क्या 20 मिनट तक धारा प्रवाहित होती है, उत्पन्न उष्मा होगी। इसमें क्या निकालना है, उष्मा यानी हीट निकालना है। तो देखिए इसमें कितना हीट प्रोड्यूस होगा, उसके लिए यहाँ पे क्या है, तो उसका एकदम सिंपल सा फॉर्मूला है। हीट मतलब क्या हो गया कि उसमें कितना पावर है, शक्ति है, सिंपल सा। तो उसका हम यहाँ पे निकालते हैं। H बराबर हमारा क्या होता है, यानी हीट बराबर क्या होता है, तो I² RT होता है। यहाँ पे देखिए वोल्ट में दिया है, तो अब यहाँ पे वोल्ट में इसको हम कन्वर्ट कर लेंगे। तो आप लोगों को मालूम होगा V बराबर क्या होता है, हमारा IR होता है। अब यहाँ से I बराबर क्या हो जाएगा, V/R हो जाएगा। अब I के जगह पे हम क्या रख देंगे, V/R रख देंगे। तो एक R से एक R कैंसिल, क्या बचेगा, V² R×T बचेगा। अब V² यहाँ पे क्या दिया है, तो 7 है, तो 7 क्या हो जाएगा, 49 हो जाएगा। और यहाँ पे क्या बचेगा, तो 5, ये 5 हो गया। और ये क्या हो गया यहाँ पे 20 मिनट। 20 मिनट को हम सेकेंड में बदलेंगे तो कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे 20 मिनट है, तो 1 मिनट में कितना, 60 सेकेंड। तो 20 मिनट में क्या हो जाएगा, ये 20 गुने यहाँ पे हो जाएगा 60 हो गया। अब ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे 4 हो जाएगा। अब ये यहाँ से अगर आपको इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये अप्रोक्सीमेट क्या है, यहाँ पे आएगा तो 2800 कैलोरी जाएगा। ये जूल में आएगा, जूल को क्या करना है, कैलोरी में बदलना है। उसके बाद यहाँ पे अप्रोक्सीमेट 2800 कैलोरी आएगा। तो यहाँ पे 18 का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अब ये बात करते हैं यहाँ पे 19 नंबर क्वेश्चन की। प्रतिघात का मात्रा क्या होता है, यूनिट ऑफ रिएक्टेंस। तो रिएक्टेंस का यहाँ पे मात्रा क्या होता है, तो ओम होता है, जो कि ऑप्शन बी में तो सिंपल है, इसका राइट आंसर ओम हो जाएगा। अब ये बात करते हैं यहाँ पे हम 20 नंबर क्वेश्चन की कि यौगिक सूक्ष्मदर्शी की यहाँ पे लंबाई बढ़ाने पर इसकी आवर्धन क्षमता क्या होगी। अब कोई यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये क्या है, यहाँ पे यौगिक सूक्ष्मदर्शी की नली की लंबाई, यहाँ पे कुछ मिस्टेक ये क्या, यहाँ पे नली हो जाता, नली यहाँ पे हो जाता। तो जब यौगिक सूक्ष्मदर्शी है उसकी नली की जो लंबाई बढ़ाते हैं तब इसकी मैग्नीफाइंग पावर क्या होती है, घट जाती है, बढ़ जाती है, या नहीं बदलती है, या शून्य हो जाती है। तो यहाँ पे इसकी जो नली की लंबाई जब यहाँ पे क्या बढ़ाते हैं ना, तो बढ़ाने से क्या होता है, उसकी आवर्धन क्षमता घट जाती है। तो 20 का राइट आंसर ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अब ये बात करते हैं यहाँ पे 21 नंबर क्वेश्चन की। इसमें एक प्रिज्म से गुजरती प्रकाश किरण के लिए आपतन कोण I1 तथा निर्गत कोण I2 है, तो किरण में न्यूनतम विचलन कोण की स्थिति क्या होगी। अब पूछा है कि मिनिमम डेविएशन कब होगा, तो मिनिमम डेविएशन क्या होता है, जब I1 = I2 रहता है। जब I1 = I2 रहता है, यानी क्या कि जो इंसिडेंस एंगल है वही यहाँ पे क्या होता है, तो जो यहाँ पे क्या है, ये इंसिडेंस एंगल हो गया, और ये यहाँ पे क्या है, आउटपुट एंगल। तो दोनों एंगल जब बराबर होता है तो उस कंडीशन में क्या होता है, यहाँ पे न्यूनतम यानी मिनिमम डेविएशन होता है। तो वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अब ये बात करते हैं यहाँ पे हम 22 नंबर क्वेश्चन के थे। इसमें है कि ताप बढ़ने से चालक का विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है। तो यहाँ पे बताते हैं आपको कि क्या है, एक यहाँ पे क्या है चालक, और एक यहाँ पे सेमीकंडक्टर आता है। तो दोनों के बारे में बताते हैं कि जब यहाँ पे हम चालक के कंडक्टर है, तो उसमें जब टेम्परेचर हम बढ़ाते हैं, जब चालक में टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो इसकी कंडक्टिविटी क्या होती है, यहाँ पे डिक्रीज करती है। जब यहाँ पे हम चालक में ताप बढ़ाते हैं तो उसका जो प्रतिरोध होता है वो इंक्रीज करता है, कंडक्टिविटी डिक्रीज करने लगती है, ये भी जान लीजिए। तो क्या पूछा है यहाँ पे, कंडक्टर है, तो कंडक्टर में जब यहाँ पे हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो उसकी रेसिस्टिविटी क्या होगी, यहाँ पे बढ़ने लगती है। तो 22 का राइट आंसर ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर बात करते हैं यहाँ पे सेमीकंडक्टर, तो सेमीकंडक्टर में जब टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो उसकी प्रतिरोधक क्षमता क्या होती है, यहाँ पे घटने लगती है, यानी डिक्रीज करने लगती है। अब देखिए 23 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे कार्बन प्रतिरोध का कलर कोड में पीले रंग का मान क्या होता है, द वैल्यू ऑफ येलो कलर इन कलर कोड ऑफ कार्बन रेसिस्टेंस। तो इस यहाँ पे कलर कोड को याद करने के लिए हम आपको एक सिंपल सा शॉर्ट ट्रिक बताते हैं। अगर आप लोगों को ये शॉर्ट ट्रिक पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, हमारे कमेंट बॉक्स में बताइए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। तो वो शॉर्ट ट्रिक यहाँ पे क्या होता है कि बी यहाँ पे क्या होगा, बी रॉय ऑफ ग्रेटेन, यहाँ पे क्या है, ये ग्रेटेन ब्रिटेन होता है। यहाँ पे ब्रिटेन हैज वेरी गुड वाइफ, क्या है, हैज वेरी गुड वाइफ हो गया। अब देखिए यहाँ पे ये बी हो गया, ये बी हो गया, ये बी ओ हो गया, ये वाई। अब इसका बी का मतलब हो गया ब्लैक, बी का मतलब क्या हो गया, यहाँ पे
ये बी का मतलब हो गया ब्लैक, ये बी का मतलब क्या होता है यहाँ पे, तो ये हो गया ब्राउन। बी का मतलब ब्लैक, बी का मतलब ब्राउन हो गया, आर का मतलब रेड हो गया, ओ का मतलब ऑरेंज हो गया, वाई का मतलब येलो हो गया, और यहाँ पे जी का मतलब ग्रीन हो गया, और फिर यहाँ पे क्या आता है, तो ये ब्रिटेन आता है, तो इसका मतलब ब्लू हो गया। उसके बाद यहाँ पे क्या, ब्रिटेन हैज वेरी गुड, भी का मतलब, ये भी का मतलब क्या हो गया, वायलेट हो गया, और यहाँ पे क्या आता है, वेरी गुड, तो यहाँ पे ये वेरी गुड होता। अब जी का मतलब ग्रे, और डब्लू का मतलब, डब्लू मतलब क्या कि वाइट है यहाँ पे, तो इसका मतलब व्हाइट हो जाएगा। तो इस तरह से आप इसका कलर कोड का नेम याद रख सकते हैं। तो ये तो नेम याद करने की बात हो गई। अगर आपको नेम याद है तो सारा चीज बिल्कुल आसानी से आपको याद हो जाएगा। क्या है यहाँ पे, ये क्या है, 1 2 3 4 5, पांचवें नंबर पे क्या है, येलो है। तो पांचवें नंबर पर येलो होता है, इसका कलर कोड हम किस तरह से डिसाइड करते हैं, तो हम 0 से स्टार्ट करते हैं, 1 2 3 4 5, इस तरह से 6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया, 9, इस तरह से। अब देखिए क्या था यहाँ पे, बी बी, यहाँ पे क्या था, आर ओ वाई था। अब ये एक इसके लिए हो गया, ये 2 इसके लिए, 3 हो गया, ये 2 हो गया रेड के लिए, अब ओ हो गया 3, और वाई के लिए यहाँ पे 4 हो गया। तो अब पूछे यहाँ पे पीले रंग का मान क्या होता है, तो 4 होता है। तो इस तरह से आपको सिंपल से आसानी से याद हो जाएगा, 4 होता है। अब इसके मल्टीप्लायर की भी बात करते हैं, तो मल्टीप्लायर को हम क्या करते हैं, 10 टू द पावर 0, 10 टू द पावर 1, 10 टू द पावर 2, इस तरह से इसमें स्टार्ट करते हैं। तो पीले रंग का मान क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो 4 हो जाएगा। यहाँ पे इसका राइट आंसर 4 हो गया। देखिए यहाँ पे हम पीला रंग दिया, क्वेश्चन में आपको कोई भी रंग दे सकता है, पीला हो गया, हरा हो गया, ग्रे हो गया, ब्लू हो गया, कोई भी क्वेश्चन दे दे, आप लोग सिंपल से आसानी से, वो जो अभी हम आपको ट्रिक बताए, ये ट्रिक याद रखेगा, आपको कोई भी क्वेश्चन आसानी से बन जाएगा। अब ये बात करते हैं यहाँ पे हम 24 नंबर क्वेश्चन किस में है, 25 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता डायोप्टर में होती है। अब किसी फोकल लेंथ यहाँ पे क्या 25 सेंटीमीटर है, और क्या यहाँ पे उत्तल लेंस है। अब इसकी क्षमता निकालनी है, तो सबसे पहले इसमें क्या है, पी यानी डायोप्टर पावर बराबर क्या होता है हमारा, 1 लेंथ, यानी क्या फोकल लेंथ होता है, और ये एफ किस में होता है, तो मीटर में होता है। तो सबसे पहले ये सेंटीमीटर, इसको हम मीटर में बदल लेते हैं। तो 20 सेंटीमीटर को जब मीटर में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो गया, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे 1 ये हो गया 1/5, मतलब क्या कि 0.2 हो गया। क्या हो गया यहाँ पे, ये 0.2 हो गया, नहीं हाँ 0.2 हो गया, 0.2 हो गया। अब ये क्या हो, ये मीटर में हो गया। अब इसको हम यहाँ पे क्या करेंगे, तो यहाँ पे पावर बराबर हमारा क्या हो जाएगा, 1 यहाँ पे 0.2 हो जाएगा। अब ये 1 0 ये यहाँ पे आ गया, ये यहाँ से कैंसिल, तो क्या बचा यहाँ पे 5, तो 5 डाप पे हमारा क्या हो जाएगा, फाइनली इसका आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन बी में है। तो 24 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अब बात करते हैं यहाँ पे हम 25 नंबर क्वेश्चन, इसमें निम्नलिखित में किसी यहाँ पे किस राशि का मात्रक वोल्ट पर मीटर होता है। अब यहाँ पे 4 ऑप्शन दे दिए, एक इलेक्ट्रिक फ्लक्स, दूसरा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, तीसरा विद्युत धारा यानी इलेक्ट्रिक कैपेसिटी, और चौथा इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ। अब पूछा है कि वोल्ट पर मीटर जो होता है इस चारों में से किसका यूनिट है, वो आप बताइए। तो एक एक करके हम सारे क्वेश्चन को देखते हैं, उसके बाद इसका आंसर देखते हैं। तो क्या है यहाँ पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स यानी φEM, फाई इलेक्ट्रिक फ्लक्स का यहाँ पे यूनिट क्या होता है, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का जो यहाँ पे यूनिट होता है वो वोल्ट मीटर होता है। क्या होता है, केवल वोल्ट मीटर होता है। और यहाँ पे क्या है, विद्युत विभव पोटेंशियल है, तो जो यहाँ पे 2 टर्मिनल के बीच पोटेंशियल क्या होता है, उसको तो हम वोल्ट में ही मापते हैं, तो इसका क्या हो जाएगा, केवल वोल्ट हो जाएगा। तीसरा ऑप्शन है इलेक्ट्रिक कैपेसिटीज, कैपेसिटीज को हम के ये क्या है यहाँ पे कैपेसिटर, कैपेसिटेंस को हम किस में मापते हैं, तो यहाँ पे फेराड में मापते हैं, तो इसका यूनिट तो हो गया फेराड। अब बचा कौन सा, ऑप्शन डी बचा, तो फाइनली इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ को हम किस में मापते हैं, तो वोल्ट पर मीटर में मापते हैं। अब ये बात करते हैं यहाँ पे हम 26 नंबर क्वेश्चन किस में है कि 1 AMU बराबर होता है, क्या है कि 1 AMU बराबर कितना होता है, एटॉमिक मास यूनिट बराबर कितना होता है। तो इसका फाइनली राइट आंसर 26 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा, 1.6 गुने 10⁻⁻27 किलोग्राम हो जाएगा। अब ये बात करते हैं यहाँ पे हम 27 नंबर क्वेश्चन की कि दशमिक संख्या 25 का द्विआधारी होता है। 25 का द्विआधारी आप किस तरह से निकालते हैं, तो ये 25 है, इसमें हम अगर 2 से डिवाइड करेंगे ये क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, फिर 2 से डिवाइड करेंगे ये 0 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, फिर 6 को 2 से डिवाइड, इस तरह से डिवाइड करते करते इसका क्या जाएगा द्विआधारी संख्या निकल जाएगा। अब वो जो यहाँ पे संख्या है वो क्या है 11001, इसका 2 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन सी में है। तो 27 का राइट आंसर ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अब ये बात करते हैं यहाँ पे हम 28 नंबर क्वेश्चन की, एक परिपथ में प्रत्यावर्ती धारा को व्यंजक यहाँ पे क्या है I=50 cos और यहाँ पे cos 100πt है। अब इसका इक्वेशन क्या होता है, तो इक्वेशन होता है I0 यहाँ पे cos ओमेगा टी होता है, जहाँ पे I0 पीक वैल्यू हो गया, cos यहाँ पे क्या हो वो ग्राफ हो गया, और ओमेगा टी यहाँ पे क्या होता है, तो इसका यहाँ पे
ये ओमेगा जो हो गया इसका यहाँ पे वो फ्रीक्वेंसी हो गया। तो अब देखिए ये फ्रीक्वेंसी यहाँ पे क्या पूछा, आवृत्ति ही ना पूछा है, इसकी आवृत्ति निकालना है। तो फ्रीक्वेंसी बराबर हमारा एफ बराबर क्या होता है हमारा, तो ये होता है ओमेगा बटे 2 पाई। क्या होता है ओमेगा बटे 2 पाई, ओमेगा यहाँ पे क्या है 100 पाई यानी 100 पाई है, तो 100 पाई यहाँ पे क्या हो गया और डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा 2 पाई हो जाएगा। तो ये से ये कैंसिल 50 बचेगा। तो आप फ्रीक्वेंसी को हम किस में मापते हैं, हर्ट्ज में मापते हैं, तो 50 हर्ट्ज हो जाएगा। तो 28 का राइट आंसर ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अब ये बात करते हैं यहाँ पे हम 29 नंबर क्वेश्चन के 29 में है कि बीटा क्षय उत्पन्न होता है। बीटा क्षय के द्वारा क्या चीज उत्पन्न होता है, उससे पहले हम जानते हैं कि बीटा क्षय किससे उत्पन्न होता है। तो बीटा क्षय किससे उत्पन्न होता है, जो यहाँ पे चार्ज है, कोई यहाँ पे जो चार्ज रहता है वो चार्ज यहाँ पे क्या होता है अत्यधिक तेजी से जब चलता है, यानी क्या कि जब यहाँ पे कोई चार्ज को अत्यधिक तेजी से चलाया जाता है तब उसके द्वारा क्या होता है यहाँ पे बीटा डीके उत्पन्न होता है, बीटा क्षय उत्पन्न होता है। और बीटा डे यहाँ पे क्या प्रोड्यूस करता है, तो वो संभारिक यानी आइसोबार्स यहाँ पे उत्पन्न करता है। तो 29 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अब ये बात करते हैं यहाँ पे हम 30 नंबर क्वेश्चन के, इसमें है निम्नलिखित विद्युत चुंबकीय तरंगों में किसका तरंग दैर्ध्य सबसे कम होगा। अब यहाँ पे देखिए क्या है तरंग दैर्ध्य पूछा है, यानी शॉर्टेस्ट वेवलेंथ किसका होगा। तो देखिए शॉर्टेस्ट वेवलेंथ उसका होता है जिसका पेनिट्रेटिंग पावर सबसे ज्यादा होता है। तो इसके लिए आपको सिंपल सा एक यहाँ पे हम बता देते हैं, नाम याद रख लीजिएगा। सबसे पहले ऊपर यहाँ पे गामा लिख लीजिए, गामा लिख लीजिए, उसके बाद यहाँ पे एक्सरे लिख लीजिए, उसके बाद यहाँ पे क्या लिख लीजिए परावैंगनिक किरणें लिख लीजिए, उसके बाद यहाँ पे दृश्य प्रकाश लिख लीजिए, उसके बाद यहाँ पे अवरक्त किरणें, उसके बाद सूक्ष्म तरंगे, उसके बाद रेडियो लिख लीजिए। अब यहाँ पे क्या आइए ऊपर से नीचे आइए, एक में क्या है गामा है, एक्सरे है, परावैंगनिक किरणें, दृश्य प्रकाश है, फिर अवरक्त किरणें है, उसके बाद सूक्ष्म तरंगे, फिर रेडियो तरंगे। अब ऊपर से जब हम नीचे आएंगे तब हमारा क्या होगा यहाँ पे वेवलेंथ डिक्रीज यहाँ पे इंक्रीज करते रहेगा। क्या होगा यहाँ पे जब ऊपर से नीचे आएंगे तब हमारा यहाँ पे क्या तरंग दैर्ध्य वो यहाँ पे इंक्रीज करेगा। इंक्रीज करेगा इसका मतलब क्या कि गामा तरंग दैर्ध्य है इसकी वेवलेंथ क्या होती है सबसे कम होती है, तभी यहाँ से ऊपर से नीचे आते हैं तो इसका वेवलेंथ इंक्रीज करते रहता है। तो यहाँ पे बात आई सबसे कम किसका होता है, तो गामा किरणें होती है। सबसे ज्यादा यदि पूछे तो किसकी होती है, तो रेडियो तरंगे की होती है। सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसकी, तो रेडियो तरंगे की, सबसे कम गामा किरणें की। और ये क्या हो गई तरंग दैर्ध्य की बात हो गई है। अब बात करते हैं एनर्जी सबसे ज्यादा किसकी होती है और फ्रीक्वेंसी किसकी होती है। तो अब इसका सेम उल्टा चले आइए, जब इस डायरेक्शन में आइएगा तब क्या होती है यहाँ पे फ्रीक्वेंसी और यहाँ पे क्या है एनर्जी इंक्रीज करने लगते हैं। यानी बात करते हैं सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी और एनर्जी किसका होता है, तो गामा किरणें की होती है। सबसे ज्यादा एनर्जी और फ्रीक्वेंसी किसकी होती है, गामा किरणें की, उसके बाद एक्सरे के, फिर परावैंगनिक किरणें के, फिर दृश्य प्रकाश के, अवरक्त किरणें, फिर सूक्ष्म तरंगे और सबसे कम रेडियो तरंगे की एनर्जी और फ्रीक्वेंसी होती है। अब देखिए जिसके पास सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी होता है उसके पास सबसे ज्यादा पेनेट्रेटिंग पावर आता है, यानी वेधन क्षमता रहता है। इसलिए क्या होता है कि गामा तरंगे जो होती है उसके पास सबसे अत्यधिक वेधन क्षमता होती है। तो देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा, गामा किरण। अब इसके ये क्वेश्चन यहाँ पे इसके वजह से हम आपको कितना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बता दिए, देखिए 3 बता दिए। एक तो यहाँ पे क्या होता है शॉर्टेस्ट वेवलेंथ किसका है, गामा किरण की। गामा किरण की सबसे ज्यादा यहाँ पे फ्रीक्वेंसी होती है ये बता दिए, सबसे ज्यादा एनर्जी होती है ये बता दिए, सबसे ज्यादा पेनिट्रेटिंग पावर होती है ये भी बता दिए। और अगर पूछे सबसे कम किसकी पेनिट्रेटिंग पावर, तो रेडियो तरंग की होती है और सबसे एनर्जी भी उसकी कम होती है, फ्रीक्वेंसी भी सबसे कम होती है। अब ये बात करते हैं यहाँ पे हम 31 नंबर क्वेश्चन की, यदि कोई धातु अनावेशित है इसका क्या मतलब है। अब बोल दे कि हमें क्या है कि कोई धातु अनावेशित है, तो इसका मतलब क्या है कि कोई धातु को हम कब कहते हैं। सबसे पहले देखिए इसका उल्टा चलिए कि कोई भी धातु को हम यहाँ पे क्या आवेशित कब कहते हैं। आवेशित करने का मतलब क्या है कि कोई भी यहाँ पे वस्तु है इस पे या तो पॉजिटिव चार्ज या निगेटिव चार्ज है, तभी ना हम इस वस्तु को क्या कहते हैं, ये वस्तु जो है ये पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल या निगेटिवली चार्ज पार्टिकल है। अब यहाँ पे जब न्यूट्रल हो तो न्यूट्रल का मतलब क्या होता है कि उसके अंदर जितना निगेटिवली चार्ज पार्टिकल है उतना क्या है यहाँ पे पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है, यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन हो जाएगा। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, तो यहाँ पे ऑप्शन सी बिल्कुल हो जाएगा। 32 नंबर क्वेश्चन में दिया है 3 संधारित्र जिसमें प्रत्येक की धारिता 9 माइक्रोफैराड है, श्रेणी क्रम में जोड़ दिए गए परिणामी धारिता का मान बताइए। अब देखिए 3 धारिता है, अब मान लेते हैं C1 C2 C3 है, तीनों का जो यहाँ पे कैपेसिटेंस वो कितना है 9 माइक्रोफैराड है। अब तीनों को श्रेणी क्रम में जोड़ दिया है, सीरीज में जोड़ दिया। अब पूछा है इसका C इक्विवेलेंट निकालिए, यानी परिणामी धारिता क्या होगा वो निकालना है। तो यहाँ पे याद कीजिए
कि बात करते हैं रेसिस्टेंस की, बात कर लेते हैं, फिर कैपेसिटेंस पे आते हैं। कि रेसिस्टेंस में जब सेमी यहाँ पे क्या करते हैं, श्रेणी क्रम में जोड़ते थे, तो मान लीजिए आर इक्विवेलेंट हम किस तरह से निकालते थे, कब, जब श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ, तो हम क्या करते थे, R1 प्लस R2 प्लस R3 डॉट डॉट इस तरह से। कैपेसिटेंस में जब श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं तब हम इसका सी इक्विवेलेंट क्या निकालते हैं, तो 1/C इक्विवेलेंट बराबर 1/C1 प्लस 1/C2, इस तरह से हम डॉट 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 करके निकालते हैं। तो अब इसमें तीनों की यहाँ पे क्या है, ये तीनों की जो धारिता है वो 9 माइक्रोफेराड है। अब इसको हम निकालते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, 1/C इक्विवेलेंट बराबर हो जाएगा 1/9 प्लस 1/9 हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा 1/9। अब ये हो जाएगा, ऊपर में 3 हो जाएगा, नीचे में ये 9, तो ये यहाँ पे 3 बचेगा। अब ये क्या है, ऊपर आएगा, यानी सी इक्विवेलेंट निकालेंगे तो सी इक्विवेलेंट का वैल्यू कितना आ जाएगा, यहाँ पे 3 माइक्रोफेराड आ जाएगा। अब ये ऑप्शन देखते हैं किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्या आ जाएगा, 3 माइक्रोफेराड आया, और किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन ए में है, तो यहाँ पे 32 का राइट आंसर ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अब आइए बात करते हैं यहाँ पे हम 33 नंबर क्वेश्चन के, इसमें यदि दो आवेशों के मूल बिंदु से दूरी बढ़ा दी जाए तो आवेशों के बीच विद्युतीय बल का मान होगा। अब सबसे पहले देखते हैं क्या है, यहाँ पे मूल बिंदु से दूरी इसकी बढ़ा दी जाती है तब बल, यानी विद्युतीय बल क्या होता है, तो एफ बराबर हमारा क्या होता है, तो एफ बराबर होता है के Q1 Q2 बट्टे यहाँ पे R स्क्वायर। आर यहाँ पे क्या होता है, तो दोनों चार्ज के बीच डिस्टेंस यानी सेपरेशन कितना है। अब ये क्या बोल रहा है कि यहाँ पे मूल बिंदु से इसकी दूरी बढ़ा रहा है, किसका, तो ये जो दोनों चार्ज है इसका, जब इसका डिस्टेंस बढ़ाएगा यानी R बढ़ाएगा तब फोर्स क्या होगा, यहाँ पे डिक्रीज करेगा। जब यहाँ पे ये R जो यहाँ पे सेपरेशन है ये बढ़ाएंगे तो क्या होगा, फोर्स हमारा डिक्रीज करेगा। तो यहाँ पे देखिए क्या होगा, अब बोला यहाँ पे विद्युतीय बल का मान क्या होगा, तो वो घटने लगेगा। यहाँ पे ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, घटता है यानी डिक्रीज करता है। अब यहाँ पे हम 34 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, इसमें क्या है, विद्युत फ्लक्स का मात्रक होता है द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो देखिए यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, और यहाँ पे बात करते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स की, दोनों को बात कर रहे थे एक साथ, दोनों का यहाँ पे यूनिट देख लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स का यूनिट देख लेते हैं। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का यूनिट क्या होता है, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम होता है। क्या होता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम होता है। तो यहाँ पे अगर बात करते हैं हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स की, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अब यहाँ पे ये कौन सी राशि होती है, विद्युत फ्लक्स कौन सी राशि होती है, तो अदिश राशि होती है। इसी तरह से चुंबकीय फ्लक्स कौन सी राशि होती है, अदिश राशि होती है। और चुंबकीय फ्लक्स का ऐसा यूनिट क्या होता है, तो वेबर होता है। क्या होता है, वेबर किसका होता है, चुंबकीय फ्लक्स का। और विद्युतीय फ्लक्स का ऐसा यूनिट क्या होता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम होता है। अब ये बात करते हैं हम 35 नंबर क्वेश्चन की, जब एमीटर को शंट किया जाता है तो इसकी माप सीमा क्या होती है। अब देखिए सबसे पहले हम एमीटर को शंट क्यों करते हैं, तो एमीटर को शंट इसलिए करते हैं क्योंकि जैसे कि मान लीजिए कोई सर्किट है, इसमें अगर गैल्वेनोमीटर लगा रहता है तो इसमें हम शंट कर देते हैं, ताकि क्या हो कि ये गैल्वेनोमीटर जलने से बच जाए। शंट लगाने से क्या होता है कि इसकी माप सीमा जो होती है वो बढ़ जाती है। तो यहाँ पे क्या पूछा, माप सीमा क्या होती है, तो वो बढ़ने लगती है। यानी क्या कि इसका मतलब ये हो गया कि कोई भी ज़्यादा एम्पियर की जो धारा प्रवाहित हो रही है तो उसको भी माप लेगा, कब, जब ये शंट लगा रहता है तब। तो क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अब बात करते हैं यहाँ पर हम 36 नंबर क्वेश्चन की, समरूप वेग से चलायमान आवेश उत्पन्न करता है। जब कोई यहाँ पे चार्ज है और वो क्या है, यहाँ पे यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चल रहा है, तब उस कंडीशन वो क्या क्या चीज़ उत्पन्न करेगा। तो देखिए सबसे पहले आप लोगों को मालूम होगा कि स्टैटिक चार्ज क्या करता है। जब कोई चार्ज यहाँ पे स्थिर रहता है तो वो क्या करता है, केवल यहाँ पे विद्युतीय क्षेत्र उत्पन्न करता है, इतना तो आपको मालूम है। अब यहाँ पे क्या चार्ज यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चल रहा है, तो जब ये चार्ज यहाँ पे वेलोसिटी में आएगा, वेलोसिटी यानी मूविंग करेगा, तब उसमें क्या होगा, यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न करेगा। यानी क्या, इसका मतलब ये हो गया कि विद्युत क्षेत्र के साथ साथ वो चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न करता है। तो क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी सही हो जाएगा कि विद्युत चुंबकीय क्षेत्र ये उत्पन्न करता है। कौन, तो जब कोई यहाँ पे चार्ज यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चलते रहता है तब। अब बात करते हैं यहाँ पे हम 37 नंबर क्वेश्चन की, इसमें क्या है कि नोर गेट का विलियन व्यंजक बताइए। नोर गेट का विलियन व्यंजक क्या होता है, तो नोर क्या होता है, और गेट से बनता है। और गेट का यहाँ पे क्या होता है, तो a प्लस बी इक्वल टू वाई होता है। अब इसका यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट निकाल देंगे, जो कि क्या है, ऑप्शन यहाँ पे ए है। तो 37 का राइट आंसर ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अब ये बात करते हैं यहाँ पे हम 38 नंबर क्वेश्चन की, इसमें क्या है कि v वेग से चलने वाले आवेश q के कण पर चुंबकीय बल का व्यंजक होगा। अब यहाँ पे क्या है, मैग्नेटिक फील्ड से ये क्वेश्चन है, इसमें क्या पूछा है कि कोई यहाँ पे चार्ज है। अब ये चार्ज क्या कर रहा है, यहाँ पे ये v वेग से चल रहा है। अभी आपको मालूम है कि चार्ज कब, यहाँ पे कोई चार्ज है वो क्या करता है, मैग्नेटिक फील्ड कब उत्पन्न करता है, जब उसमें मूव होता है।
कब वो क्या यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चलता है, तो अभी क्या वी वेलोसिटी से चल रहा है। अब बताइए इसका यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा, इसका क्या निकालना है हमें, तो इसका फोर्स निकालना है, मैग्नेटिक फोर्स निकालना है। तो मैग्नेटिक फोर्स क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे एफ हमें निकालना है, एफ बी मैग्नेटिक फोर्स क्या हो जाएगा, तो ये यहाँ पे देखिए इसका ऑप्शन जो है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी क्यू इंटू वी क्रॉस बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, क्यू इंटू बी क्रॉस बी। अब यहाँ पे देखिए क्रॉस प्रोडक्ट है, क्रॉस प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है कि साइन थीटा होता है, यानी क्या हो जाएगा ये क्यू बी बी साइन थीटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा क्यू वी बी साइन थीटा, कब, जब कोई चार्ज पार्टिकल है वो वी वेलोसिटी से चल रहा है तो उस पर कितना फोर्स लगेगा, तो क्यू इंटू बी साइन थीटा हो जाएगा। तो ये यहाँ पे हो गया इसका चार्ज पार्टिकल्स। अब देखिए इसकी डायरेक्शन निकालने की बात हुई, तो डायरेक्शन यहाँ पे क्या होता है कि आप यहाँ पे क्या कीजिएगा, अगर ये वी वेलोसिटी से चल रहा है और ये चार्ज है, तो अगर इस ये वी वेलोसिटी से इस डायरेक्शन में चल रहा है तो इस डायरेक्शन में चारों उंगलियों को कर्ल करिएगा, किस डायरेक्शन में, तो ऊपर की ओर, यानी मैग्नेटिक फील्ड जिस तरह से है तो आपको क्या दिखाएगा, इसका फोर्स का डायरेक्शन दिखा देगा। तो इस तरह से इसका डायरेक्शन भी आप निकाल सकते हैं। अब बात करते हैं यहाँ पे हम 39 नंबर क्वेश्चन के, इसमें क्या है किरचॉफ का द्वितीय नियम किससे संबंधित है, तो किरचॉफ का क्या है दो नियम है, एक को यहाँ पे केसीएल दूसरे को केवीएल करते हैं, यानी एक को किरचॉफ करंट लॉ दूसरे को किरचॉफ वोल्टेज लॉ जिसको हम लूप नियम भी कहते हैं। तो द्वितीय नियम किससे संबंधित है, तो ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत के नियम से संबंधित है। क्या हो जाएगा, एनर्जी कंजर्वेशन के नियम से संबंधित है। तो 39 का राइट आंसर ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अब आइए बात करते हैं यहाँ पे हम 40 नंबर क्वेश्चन की, इसमें है कि व्हीटस्टोन ब्रिज का व्यवहार किसे मापने में किया जाता है। अब ये क्वेश्चन कि व्हाट इज द मेजर बाय व्हीटस्टोन ब्रिज, व्हीटस्टोन ब्रिज से हम किस चीज को मापते हैं, प्रतिरोध को मापते हैं, कैपेसिटेंस को मापते हैं, करंट को या चार्ज को मापते हैं। तो देखिए व्हीटस्टोन ब्रिज को हम व्हीटस्टोन ब्रिज के द्वारा हम किसको मापते हैं, तो प्रतिरोध को मापते हैं। और वो किस तरह से मापते हैं, तो ये यहाँ पे हो गया, ये इस तरह का यहाँ पे क्या होता है, चार प्रतिरोध इसमें लगा रहता है, ये यहाँ पे क्या हो गया, चार प्रतिरोध इसमें लगा रहता है, और इसके बीच जो यहाँ पे एक गैल्वेनोमीटर लगा रहता है। जब गैल्वेनोमीटर से यदि धारा शून्य हो, जब यहाँ पे क्या अगर IG मान लेते हैं, गैल्वेनोमीटर से धारा जब शून्य होती है तब उस कंडीशन हम इसको क्या कहते हैं, संतुलित व्हीटस्टोन ब्रिज कहते हैं। क्या कहते हैं, संतुलित व्हीटस्टोन ब्रिज कहते हैं। और उस कंडीशन में रेसिस्टेंस का रेशियो क्या हो जाता है यहाँ पे, तो R1 बट्टे यहाँ पे R2 बराबर यहाँ पे हो जाता है R3 बट्टे यहाँ पे R4 हो जाता है। अब यहाँ से हमें तीन रेसिस्टेंस का वैल्यू ज्ञात रहता है, तो एक रेसिस्टेंस का वैल्यू हम आसानी से ज्ञात कर लेते हैं। तो किसको हम यहाँ पे निकालते हैं, तो रेसिस्टेंस यानी प्रतिरोध का मान निकालते हैं। अब ये बात करते हैं यहाँ पे हम 41 नंबर क्वेश्चन के, इसमें प्रत्यावर्ती धारा के एक पूर्ण चक्रण पर प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान कितना होता है। अब पूछा है कि कोई यहाँ पे क्या अल्टरनेटिंग करंट है, तो अल्टरनेटिंग करंट जब एक पूर्ण साइकिल कंप्लीट करेगा तब वहां पे उसका एवरेज वैल्यू क्या होगा। तो देखिए ये क्या होता है, अल्टरनेटिंग करंट किस तरह से चलता है, तो ये इस तरह से यहाँ पे ये चलता है, क्या होता है, इस तरह से चलता है। अब इसका एक साइकिल कंप्लीट, इसका मतलब क्या कि एक कंप्लीट साइकिल का मतलब क्या हो गया कि यहाँ से ये चला, यहाँ से ये चला, यहाँ से यहाँ तक जब आ गया तो अब इसको हम क्या कहते हैं, वन साइकिल कहते हैं। यहाँ से यहाँ तक आ गया तो अब इसको हम कंप्लीट साइकिल कहते हैं। तो देखिए यहाँ से आया, फिर यहाँ पे ये शून्य हो गया, फिर यहाँ पे आए शून्य आ गया। तो अब यदि इसका एवरेज वैल्यू पूछे तो क्या हो जाएगा, इसका केवल जीरो आ जाएगा। जीरो किस तरह से, क्योंकि देखिए जितना यहाँ से आया ये पॉजिटिव में आया उतना यहाँ पे निगेटिव में आ गया, तो इसका जो एवरेज वैल्यू क्या आ जाएगा, वो शून्य आ जाएगा। यानी अगर पूछे कि एक कंप्लीट साइकिल के लिए अल्टरनेटिव करंट का वैल्यू क्या होता है, तो वो हमेशा जीरो ही आएगा। क्या आ जाएगा, हमेशा जीरो आ जाएगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अब बात करते हैं यहाँ पे हम 42 नंबर क्वेश्चन की, इसमें प्रत्यावर्ती विभव लगाने पर एक दिष्ट धारा उत्पन्न करने वाली संयंत्र का नाम क्या है। अब ऐसी कौन सी युक्ति है जिसमें हम क्या करते हैं, यहाँ पे प्रत्यावर्ती विभव लगाते हैं और यहाँ पे क्या होता है, प्रत्यावर्ती वोल्टता लगाते हैं, तो वो क्या होता है, यहाँ पे दिष्ट धारा यानी डीसी करंट उत्पन्न करते हैं। उस संयंत्र को हम क्या कहते हैं, तो उस संयंत्र को हम रेक्टिफायर कहते हैं। क्या कहते हैं, रेक्टिफायर कहते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अब बात करते हैं यहाँ पे हम 43 नंबर क्वेश्चन की, निम्न में से किसकी तरंग लंबाई अधिकतम होती है। अभी देखिए, अभी आपको कुछ देर पहले इसका क्वेश्चन का आंसर आपको हम दे दिए हैं कि सबसे ज्यादा मैक्सिमम वेवलेंथ किसका होता है। तो उसमें हम बताए थे ये क्या होगा, यहाँ पे गामा हो गया। उसके बाद हम आपको बताए थे एक्सरे हो गया, फिर परावैंगनिक किरण, फिर दृश्य प्रकाश, फिर अवरक्त किरण, फिर सूक्ष्म तरंगे। तो जब यहाँ पे हम ऊपर से नीचे आते हैं, तो ऊपर से नीचे आते हैं तब वेवलेंथ क्या होता है, यहाँ पे डिक्रीज करता है।
यहाँ पे इंक्रीज करता है, सॉरी इंक्रीज करता है। यानी सबसे कम क्या होता है, गामा तरंग का होता है, और सबसे कम यहाँ सबसे ज्यादा किसका होता है, तो रेडियो तरंग का यहाँ पे मैक्सिमम वेवलेंथ होता है। अगर फ्रीक्वेंसी की बात करें तो सबसे कम फ्रीक्वेंसी रेडियो तरंग का होता है और एनर्जी भी कम होता है। लेकिन यहाँ पे वेवलेंथ जो होता है वो सबसे ज्यादा होता है किसका, तो रेडियो तरंगों का। तो यहाँ पे 43 का राइट आंसर ऑप्शन बी बिल्कुल सही जगह, रेडियो तरंग। अब यहाँ पे बात करते हैं हम 44 नंबर क्वेश्चन की, कि विद्युतीय फ्लक्स कौन सा राशि है। तो अभी आपको कुछ देर पहले बताए थे विद्युतीय फ्लक्स कौन सी राशि है, तो अदिश राशि है। कौन सी राशि है, अदिश राशि है। और इसका ऐसा यूनिट पूछेगा तो ऐसा यूनिट क्या होता है, इसका वेबर होता है। क्या होता है इसका ऐसा यूनिट, तो ऐसा यूनिट वेबर, और इसका ये कौन सी राशि है, तो अदिश राशि है। अब बात करते हैं यहाँ पे हम 45 नंबर क्वेश्चन की, इसमें है स्वप्रेरण की ऐसा इकाई क्या होती है। यानी क्या कि द ऐसा यूनिट ऑफ सेल्फ इंडक्शन। सेल्फ इंडक्शन क्या मतलब कि यहाँ पे दो प्रकार के इंडक्शन होते हैं, एक होता है यहाँ पे सेल्फ इंडक्शन, दूसरा होता है म्यूचुअल इंडक्शन यानी अन्योन प्रेरण। अब यहाँ पे एक ट्रांसफार्मर से बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बनता है कि ट्रांसफार्मर जो है वो किस सिद्धांत पे काम करता है, तो अन्योन प्रेरण के सिद्धांत पे काम करता है, यानी म्यूचुअल इंडक्शन पे काम करता है। ये बहुत अच्छा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इसको याद कर लीजिए। अब इसका ऐसा यूनिट क्या होता है, तो इसका ऐसा यूनिट हेनरी होता है। क्या होता है, हेनरी होता है, जिसको हम यहाँ पे एस से डिनोट करते हैं। तो अब आइए यहाँ पे हम नेक्स्ट क्वेश्चन याद देखते हैं। 46 नंबर देखते हैं, डायनमो के कार्य का सिद्धांत आधारित है। यानी डायनमो जो है वो किस सिद्धांत पे काम करता है, तो वो यहाँ पे काम करता है विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पे। किस पे काम करता है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पे काम करता है। डायनमो क्या होता है, तो डायनमो किस से किस में कन्वर्ट करता है, तो डायनमो यहाँ पे क्या करता है, तो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। डायनमो किस में करता है, तो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। अब आइए यहाँ पे हम बात करते हैं क्या कि सूर्य उदय तथा सूर्यास्त के समय सूर्य यहाँ पे लाल क्यों दिखाई देते हैं। आप लोग यहाँ पे ऑब्जर्व किए होंगे कि जब सूर्य उदय होता है तो उस समय सूर्य क्या दिखाई देते हैं, अत्यधिक लाल दिखाई देते हैं, और सूर्यास्त के समय भी अत्यधिक लाल दिखाई देती हैं। तो वह ऐसा क्यों होता है। और इसी से एक और क्वेश्चन है कि आसमान का रंग नीला क्यों होता है। दोनों का रीजन एक ही है। अब बताइए उसका किसके कारण यहाँ पे सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य लाल दिखाई देते हैं और आसमान का रंग जो है वो नीला दिखाई देता है। प्रकाश के परिकिरण के कारण, विचलन के कारण, वर्ण विक्षेपण के कारण, या विवर्तन के कारण। तो यहाँ पे आइए आपको हम समझाते हैं क्या है यहाँ पे सूर्योदय और सूर्यास्त के समय। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे क्या होता है, तो जिसका वेवलेंथ, अब बात करते हैं वेवलेंथ की बात करते हैं। सबसे ज्यादा जिसका वेवलेंथ रहता है उसको यहाँ पे क्या होता है, वो यहाँ पे स्कैटरिंग सबसे पहले बात कर लेते हैं। वेवलेंथ जिसका ज्यादा होगा वो क्या होगा, यहाँ पे ज्यादा स्कर्ट नहीं होगा, यानी वो क्या होता है सबसे कम बिखरता है। अब लाल रंग है, लाल रंग की यहाँ पे जो तरंग देर होती है वो सबसे ज्यादा होती है, इसकी तरंग देर सबसे ज्यादा होती है, जिसके कारण क्या होता है ये कम स्कैटर होता है, यानी क्या कि ये कम बिखरता है। अब मान लीजिए कि कोई वस्तु कम बिखरेगा तो वहाँ पे क्या होता है दूर से ही दिख जाता है। इसलिए यहाँ पे क्या होता है सूर्योदय और सूर्यास्त के समय लाल अत्यधिक यहाँ पे दिखाई देते हैं। क्यों, क्योंकि लाल रंग का यहाँ पे तरंग दैर्ध्य सबसे ज्यादा होता है। ज्यादा होने के कारण क्या होता है यहाँ पे इसको यहाँ पे कम बिखरता है, ये लाल रंग कम बिखरता है, जिसके कारण हमें ये दूर से ही आसानी से दिख जाता है। और जैसे कि आप लोग देखते हो खतरे के निशान में हम लाल रंग का उपयोग क्यों करते हैं, क्योंकि ये क्या होता है दूर से ही दिखा जाता है। क्यों, क्योंकि इसका वेवलेंथ ज्यादा होता है, ये स्कर्ट कम होता है इसलिए। तो अब देखिए अब दूसरा क्वेश्चन क्या था, आसमान का रंग नीला क्यों होता है। तो नीला रंग क्या होता है कि इसका तरंग दैर्ध्य कम होता है, नीले रंग का तरंग दैर्ध्य कम होता है और ये आसानी से स्कर्ट हो जाता है। तो आसानी से देखिए आसमान से आया, यहाँ पे आसमान से आता है क्या, नीला रंग क्या होता है सबसे ज्यादा स्कर्ट होता है, सबसे ज्यादा जो स्कर्ट होगा वही हमें दिखाई देगा, तो इसलिए आसमान का रंग नीला दिखाई देता है। अब बात करते हैं कि यहाँ पे किसका तरंग दैर्ध्य कम होगा किसका ज्यादा होगा। तो यहाँ पे बात करते हैं बी, यहाँ पे क्या होता है GYOR, ये हो गया यहाँ पे वायलेट, इंडिगो, यहाँ पे ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। रेड यहाँ पे हो गया। अब देखिए अगर इस डायरेक्शन में हम चलते हैं तब हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, वेवलेंथ इंक्रीजिंग होगा, यानी तरंग दैर्ध्य क्या होता है बढ़ने लगता है, यहाँ पे बढ़ता है। यानी सबसे कम तरंग दैर्ध्य वायलेट का होता है, उसके बाद इंडिगो का, फिर ब्लू का हो गया, फिर ग्रीन का, येलो का, ऑरेंज का और रेड का, यानी सबसे ज्यादा तरंग दैर्ध्य रेड कलर का होता है, इसलिए इसका यहाँ पे स्कर्टर कम होता है, इसलिए दूर से ही दिखाई दे जाता है। अब देखिए यहाँ पे हम 48 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, दूर दृष्टि के उपचार के लिए कौन सा लेंस प्रयुक्त होता है। अब मान लीजिए कि कोई वस्तु यहाँ पे दूर दृष्टि दोष से
यहाँ पे पीड़ित है तो उसके लिए कौन सा लेंस उपयोग किया जाएगा। सबसे पहले ये जान लीजिए कि दूरदृष्टि में क्या होता है। तो दूरदृष्टि में दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है, लेकिन जो निकट की वस्तु होती है वो यहाँ पे स्पष्ट दिखाई नहीं देती है। तो निकट की वस्तु जब स्पष्ट दिखाई नहीं देती है तो उसको हम दूरदृष्टि दोष कहते हैं। उसके लिए हम यहाँ पे उत्तल लेंस का उपयोग करते हैं, यानी कॉन्वेक्स लेंस का उपयोग करते हैं। तो यहाँ पर 48 का राइट आंसर ऑप्शन बी से हो जाएगा, कॉन्वेक्स लेंस हो जाएगा। अब ये बात करते हैं यहाँ पे हम क्या निम्नलिखित में से किसके फोटोन की ऊर्जा अधिक होती है। अब यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दे दिया गया है, दृश्य प्रकाश, अवरक्त प्रकाश, परावैंगनिक प्रकाश, इनमें से कोई नहीं। अब बताइए इसमें सबसे ज्यादा एनर्जी कौन से यहाँ पे फोटोन का होगा। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले आइंस्टीन का एक फोटोन इक्वेशन क्या होता है, एच। यहाँ पे क्या होता है, एनर्जी बराबर क्या होता है, एच सी बटे लेमडा होता है, एच सी बटे लेमडा होता है। और ये लेमडा क्या यहाँ पे तरंग दैर्घ्य है। तो देखिए अभी तुरंत आपको बताया कि तरंग दैर्घ्य सबसे ज्यादा किसका होता है। तो सबसे ज्यादा जो तरंग दैर्घ्य होता है वो रेडियो तरंगे का होता है। उसके बाद क्या होता है यहाँ पे, तो दृश्य तरंग का होता है। यहाँ पे आपको सीरीज हम बताए ना, ऊपर में क्या होता है, ये गामा हो गया, फिर ये गामा हो गया, फिर एक्सरे आता है, फिर हमारा क्या आता है परावैंगनिक किरणें, फिर दृश्य प्रकाश आता है, उसके बाद अवरक्त किरणें आते हैं, फिर यहाँ पे सूक्ष्म तरंगे आते हैं। तो ये क्या हमारा ये दृश्य प्रकाश के बाद क्या है, अवरक्त किरणें आया। परावैंगनिक किरणें क्या है, इससे ऊपर है। दृश्य प्रकाश क्या है, तो यहाँ पे ऊपर है, यानी नीचे से सबसे नीचे कौन आया, अवरक्त प्रकाश आया। तो अवरक्त प्रकाश का यहाँ पे तरंगदैर्घ्य यानी तरंगदैर्घ्य क्या होता है, यहाँ पे ज्यादा हो जाएगा। और सबसे कम किसका होता है, तो गामा का होता है, जो कि यहाँ पे ऑप्शन में ही नहीं है। तो गामा से यहाँ पे बड़ा किसका होता है, तो गामा से बड़ा होता है एक्सरे का, तो एक्सरे उस ऑप्शन में भी नहीं है। उसके बाद किसका यहाँ पे बड़ा होता है, तो परावैंगनिक प्रकाश का होता है। परावैंगनिक प्रकाश के बाद किसका बड़ा होता है, तो वो यहाँ पे दृश्य प्रकाश का होता है। उसके बाद किसका बड़ा होता है, यहाँ पे अवरक्त प्रकाश का होता है। तो अब बात करते हैं इस तीनों ऑप्शन में, इस तीनों ऑप्शन में बात करते हैं तो सबसे ज्यादा यहाँ पे लेमडा किसका होगा, लेमडा सबसे ज्यादा किसका होगा, तो अवरक्त प्रकाश का होगा। सबसे कम किसका होगा, तो परावैंगनिक प्रकाश का होगा। अब देखिए यहाँ पे एनर्जी बराबर क्या है, यहाँ पे एच सी बटे लेमडा। अब देखिए ये जो लेमडा जितना ज्यादा बड़ा होगा एनर्जी क्या होगा, उतना ही कम होगा। लेमडा बड़ा होगा तो एनर्जी क्या होगा, छोटा हो जाएगा। तो लेमडा यहाँ पे सबसे ज्यादा किसका, अवरक्त प्रकाश का। तो अवरक्त प्रकाश के कंडीशन में सबसे कम एनर्जी होगा। और यहाँ पे परावैंगनिक प्रकाश जो है इसमें क्या होगा, सबसे ज्यादा एनर्जी होगा। तो इसमें क्या पूछा है, सबसे अधिक ऊर्जा किसमें होगी, तो परावैंगनिक प्रकाश यानी अल्ट्रावायलेट लाइट क्या होगी, सबसे ज्यादा प्रकाश होगी। ये यहाँ पे हो गया ऑप्शन सी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आइए यहाँ पे हम बात करते हैं कि 50 नंबर क्वेश्चन की। 50 नंबर क्वेश्चन है कि वह घटना जिसमें कुछ धातुओं पर प्रकाश पड़ने पर उनसे इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं कही जाती है। अब देखिए कोई यहाँ पे क्या है, सरफेस है, ये मेटल का सरफेस है। इससे जब फोटोन की लाइट पड़ती है तो क्या होता है, इससे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होने लगता है, इलेक्ट्रॉन बाहर आने लगता है। अब देखिए कि एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जितना हमें कार्य करना पड़ता है उसको हम यहाँ पे कार्यफलन कहते हैं। ये सब फिनोमेना को हम क्या कहते हैं, ये सब फिनोमेना को हम कहते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, यानी प्रकाश विद्युत प्रभाव कहते हैं। प्रकाश विद्युत प्रभाव किसे कहते हैं, तो वह घटना जिसमें धातुओं पर प्रकाश पड़ने से उसमें इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होता है, इस प्रकार की घटना को हम प्रकाश विद्युत प्रभाव कहते हैं, यानी प्रकाश विद्युत प्रभाव यानी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं। और एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जितना हमें कार्य करना पड़ता है उसको हम यहाँ पे क्या कहते हैं, तो कार्यफलन कहते हैं। तो ये सब यहाँ पे हो गया। तो 50 का राइट आंसर ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे हम अभी क्या देखें, टॉप यहाँ पे 50 क्वेश्चन देखिए, क्या देखें टॉप 50 क्वेश्चन देखिए। ये जितना भी क्वेश्चन हम दिए हैं सभी आपको सिलेक्टिव क्वेश्चन दिए, जितना भी क्वेश्चन है सभी आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। सो आप लोग क्या कीजिए, सभी क्वेश्चन को अच्छे से याद कर लीजिए और हमें कमेंट बॉक्स में बताइए कि ये आपको क्वेश्चन कैसा लगा। और वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। अब हम फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।